जोहार। मास्टर जी राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या है हाल चाल आपका? हाल चाल बढ़िया है मास्टर जी, और राउर ले एक बढ़िया खबर है। हाँ। मेरे लिए खबर? हाँ। अच्छा बताइए। ऐसा है कि हमारे घर गांव घर में किसान मन का है ना, हाँ। कि जब से मास्टर जी नया नया सवाल पूछे लाई है, उकरो बहना बड़ा बढ़िया बढ़िया जानकारी देवत है। चलिए, तो ये तो अच्छी खबर है। और हमारी जो खेती बाड़ी है, हाँ। उसकी खबरों के जानने का समय भी हो गया हाँ। है। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के अंक में आपका स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक औषधीय मिशन द्वारा राज्य में हो रही है औषधीय पौधों की जैविक खेती। इस वर्ष श्री विधि द्वारा धान की बुआई करने से होगा लाभ। लहसुन के बुआई कार्य को आसान बनाता है गार्लिक प्लांटर। हमारे देश में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धति का प्रचलन है, परंतु आजकल आयुर्वेदिक इलाज का चलन बढ़ा है, जिस कारण आज अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ी है। इन्हीं मांगों को देखते हुए राज्य में औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन चलाई जा रही है। आजकल विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों द्वारा मानव रोगों का इलाज किया जा रहा है, इसलिए देसी और विदेशी बाजार में इन जड़ी बूटियों की मांग बढ़ने से औषधीय पौधों की खेती द्वारा कृषक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के कृषकों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। धृत कुमारी, शतावर, कालमेघ जैसे औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषकों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। आने वाले खरीफ में राज्य के मौसम विभाग कम पानी होने के कयास लगा रही है, जिससे खरीफ में लगाई जाने वाली फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि सामान्य कृषि तकनीकों की अपेक्षा वैज्ञानिक विधियों द्वारा खेती बाड़ी की जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। हमारे यहाँ इस समय धान की फसल ज्यादा लगाई जाती है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक SRI विधि यानी श्री विधि से धान की बुआई करने की सलाह दे रहे हैं। किसान भाइयों, इस साल जो कम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, उसको देखते हुए आप SRI तकनीक से धान की खेती करें। इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा उपज होती है। इसके लिए आप जो है 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधा की दूरी रखें और 8 से 12 दिन का बिचड़ा, एक एक बिचड़ा आप लगाएं। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार कम बारिश होगी, ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक धान लगाने वाले किसान किस्मों के चयन में विशेष सावधानी बरते, जैसे अंजलि, सहभागी, बिरसा विकास धान 109 और 110 जैसे किस्मों का चयन किसान भाई कर सकते हैं। अंजलि, वंदना, सहभागी, बिरसा विकास धान 109 और बिरसा विकास धान 110 ये धान की ऐसी उन्नत किस्में हैं जो ऊपरी भूमि में अच्छी उपज देती हैं। ये किस्में कम समय में तैयार हो जाती हैं और इनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें लगाकर किसान कम पानी द्वारा होने वाले नुकसान से बच सकते हैं तथा 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की उपज पा सकते हैं। नए बगीचे लगाने के लिए बरसात का मौसम उपयुक्त माना जाता है। जो कृषक फलों के जैसे आम, अमरूद, आंवला, लीची इत्यादि, उनके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं बेहतर तकनीक। अभी वर्षा होने ही वाली है, संभावना है। इसको देखते हुए नई बगीचा लगाने के लिए आम का गड्ढा 1 मीटर के हिसाब से गड्ढा बनाएं और प्रत्येक गड्ढे आम के लिए 8 मीटर की दूरी पर, अमरूद के लिए 6 मीटर की दूरी पर और आंवला के लिए 8 मीटर की दूरी पर, लीची के लिए 8 मीटर की दूरी पर गड्ढा बनाकर पौधे लगाएं। लहसुन के बुआई कार्य को आसान बनाने के लिए किसान गार्लिक प्लांटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 20 डिसमिल खेत में लहसुन की बुआई करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है गार्लिक प्लांटर।
कृषि वैज्ञानिकों ने लहसुन की बुआई को आसानी से करने हेतु इस उपकरण का इजाद किया है। इस उपकरण के इस्तेमाल से एक दिन में लगभग 20 डिसमिल खेत में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बेहद उपयोगी इस कृषि उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। इस तो हम लोग का पहले भी धाने का होता है। अच्छा। उसके बाद में जो खसारी हुआ, तीसी हुआ, जैसे यहाँ भी हम लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए। कोशिश तो हम लोग का वही है, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो हम लोग पहले करते थे उससे थोड़ा और ज़्यादा हो सके। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्न मंडियों के मामले में राज्य की मंडियों में तेजी का रुख है। बाजारविदों के अनुसार आने वाले समय में खाद्यान्नों के दाम बढ़ सकते हैं। उधर सब्जी मंडियों में भी तेजी का रुख देखने को मिला। आज बिके कुछ खास अनाजों के भावों को देखें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1550 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5450 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8300 रुपए से लेकर अधिकतम 9700 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी इस समाचार में तो बढ़िया बढ़िया खबर मिल गेला और हमके बुझाला कि विराम ले लेवत थी। ओकर बाद फिर एगो सवाल है हमर से कर बारे में जरूर लेंगे विराम, लेकिन उसके पहले आज आपसे वो एक सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, और अपने किसान भाइयों से भी पूछते हैं कि डाला हो गोबर खेत तो समझो खेत, नहीं तो क्या। अच्छा चलू तब अब विराम में सोचब कि नहीं, तो विराम ले लो। तो विराम में आप भी सोचते रहिए और हम मिलते हैं नई जानकारियों के साथ विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद देखो यमुना के बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और पर्वतिया जी आपका भी स्वागत है, आपके सवाल का भी स्वागत। हाँ मास्टर जी, कहे कि हमारे सवाल तो जरूरी है हमारे लिए भी और हमारे किसान भाई बहन मन तो लिए भी। फिर शुरू हो जाए बिना देर के। असल हम जाने को जरूरी मास्टर जी कि जैसे धान लगावे किसान भाई मने और कुछ दिन बाद ओकर खेती में बेसी ध्यान देवे तो जे खरपतवार हो जाएला घर में सेकर नियंत्रण कैसे करल जाए, इकर बारे में तनी सुन जानकारी। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम
आरंभ हो गया है और आप अब मुख्य रूप से अपनी जो मुख्य फसल है धान लगाएंगे। और ऐसे में अगर खरपतवार के प्रबंधन की जानकारी आपको हो तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रमोद कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। प्रमोद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भानु जी। प्रमोद जी, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है धान में खरपतवार प्रबंधन, तो खरपतवार कैसे हमारे किसान भाई पहचानेंगे और इसका प्रबंधन वो किस प्रकार करेंगे? खरपतवार यानी जो खेत में फसल के अलावा जो दूसरा पौधा होता है उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। और ये जो है धान में बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर इसका सही समय पर नियंत्रण या प्रबंधन नहीं किया जाए तो इससे जो है उपज में भारी कमी होती है। ये करीब 25% से लेकर के 80% तक जो है उपज में या उत्पादकता में कमी इसके कारण हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ये क्या तरीका अपनाएं जिससे खरपतवार कम बढ़ोतरी हो सके? किसान भाई मुख्य रूप से अपना जो तरीका है उनका वो हाथ से निकालते हैं। करीब 1 महीना या उसके बाद निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला है। इसमें करीब हेक्टेयर में लगभग उनको 5-6 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन अगर सही तरीक़ा से वैज्ञानिक विधि से अगर खरपतवार का प्रबंधन किया जाए तो इसमें उनका खर्च जो है बहुत ही कम जाता है। 1000 रुपया भी नहीं आएगा प्रति हेक्टेयर जो खर्च है। अगर वैज्ञानिक तरीके से यानी कि मैकेनिकल विधि अपनाएं या फिर रासायनिक विधि अपनाएं तो उनका खर्च बहुत ही कम हो जाता है और उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। आप इसको विस्तार पूर्वक बताएं ताकि किसान भाई समझ सके कि मैकेनिकल और वैज्ञानिक विधि क्या है। मैकेनिकल यानी यांत्रिक विधि से खरपतवार प्रबंधन, इसमें जो धान लगाते हैं उसमें अगर कतार में लगाएं करीब 20 सेंटीमीटर जो अनुशंसित तकनीक है धान लगाने का, तो उस खेत में हम लोग यांत्रिक विधि से यानी यंत्र का प्रयोग करके हम लोग खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें यंत्र में 3-4 जो है वो पहला तो है कि कोनो वीडर में भी 2-3 प्रकार का होता है। उषा वीडर है, आपका रोटरी वीडर है, फिर जापानीज पैडी वीडर है, फिर एक मोटराइज्ड पैडी वीडर भी है जो कि एक साथ 2 कतार में उससे वीडिंग होता है और खर्च बहुत ही कम चलता है। वो उसमें छोटा सा मोटर लगा रहता है, वो पेट्रोल से चलता है और घंटा में 1 लीटर में 2 घंटा उससे चल जाता है और लगभग प्रति घंटा आधा एकड़ से पौन एकड़ तक उससे हम लोग निकौनी कर सकते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं और इनका पहचान हमारे किसान भाई किस प्रकार करते हैं? प्रमुख खरपतवार है वो है सामा घास, जो कि नुकीली पत्ती वाली है। फिर इसके अलावा आपका मोथा है, ये भी बहुत होता है। फिर कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो इन खरपतवारों का हम लोग जो है एक तो जो बताया कि यांत्रिक विधि से नियंत्रण करते हैं, दूसरा है कि वो रासायनिक विधि से भी इसका अच्छा नियंत्रण हम लोग कम लागत में कम खर्च में इसका नियंत्रण कर सकते हैं। प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो रासायनिक विधि का भाई आपने जिक्र किया, ये किस प्रकार करते हैं? रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण में हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं। ये 2 तरह से होता है। एक तो है कि जो खरपतवार है, घास है, उसको निकलने से पहले ही इस्तेमाल करते हैं, यानी रोपा या बुआई करते हैं उसके तुरंत एक बाद यानी 1 सप्ताह के अंदर अगर उसका स्प्रे करें तो घास को वो निकलने नहीं देता है। दूसरा है कि पोस्ट इमर्जेंस, यानी जो घास उग जाने के बाद उसमें अगर हम लोग पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशी का रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो घास को वो मार देता है। तो पहले डालने वाला प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड में मुख्य रूप से आपका प्रेटलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है,
ये जो हर्बिसाइड है, रसायन है, इसका हम लोग जो प्रेटलाक्लोर का जो मात्रा है 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से उसको 200 लीटर पानी में घोल करके और रोपाई या बुआई के 1 सप्ताह के अंदर अगर हम लोग उसका स्प्रे करते हैं तो वो पूरा जो है घास को वो निकलने नहीं देता है। इसके अलावा जो है ब्यूटाक्लोर का 1200 मिलीलीटर मात्रा उसको 200 लीटर पानी में घोल करके और खेत में 1 एकड़ खेत में स्प्रे करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और ये है शर्त है कि खेत में थोड़ा नमी रहना चाहिए। रोपा धान में जो है करीब 2 सेंटीमीटर पानी रहे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर ये सिद्ध हुआ है। इसके अलावा एक जो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है, पोस्ट इमर्जेंस में खास करके 2,4-D जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को वो जो निकला हुआ है खेत में, धान खेत में, उसको वो मार देता है। पूरी तरह से खेत वो एकदम साफ़ हो जाता है। दोनों एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, प्री इमरजेंस जो प्रेटलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर, उसके बाद ये जो 1 सप्ताह के अंदर, और उसके बाद जो है 2,4-D रोपाई या बुआई से के बाद करीब 25 दिन के से 1 महीना के अंदर इसको जब ज़्यादा घास बढ़ा हुआ ना हो उस समय स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का नियंत्रण काफ़ी कारगर तरीके से हो जाता है। प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खरपतवार नियंत्रण करते समय कुछ सावधानियां अगर हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। हाँ, इसमें सावधानी है कि जो मात्रा है वो मात्रा सही होना चाहिए। ओवरडोज होने से, ज़्यादा डोज होने से उसमें फसल को भी नुकसान हो सकता है। और रकबा के हिसाब से, एरिया जितना है उसी मात्रा में उसी के हिसाब से आप डोज इसका कैलकुलेट कर लें। और जो प्री इमरजेंस है, पहले डालने वाला है, उसको पहले डालें। उसका जानकारी सही किसान भाई को होना चाहिए। इस्तेमाल करने के पहले तकनीकी सलाह ज़रूर ले लें, या फिर उसमें जो लेवल होता है पैकेट में उसको ज़रूर पढ़ लें। भानु जी, अगर किसान भाई सही समय पर धान में खरपतवार का नियंत्रण या प्रबंधन नहीं करेंगे तो उनके उपज में जो है 25% से लेकर के 80% तक जो है उपज में कमी आएगी। इससे उनका आमदनी में भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सही समय पर इसका उचित सलाह लेकर के इसका खरपतवार प्रबंधन करें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में एवं उसके नियंत्रण के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, दूरदर्शन का, और सभी किसान भाई को जोहार। तो मास्टर जी, ये खरपतवार बारे तो बढ़िया से जानकारी मिल गया कि कैसे अब अपन खेत के देखभाल करे का धान। बिल्कुल मौसम के अनुकूल जानकारी हो गई। आप बताइए दूसरी कौन सी जानकारी आपको चाहिए? हाँ मास्टर जी, लेकिन हम सोच ली कि हम ये खेत कर तो आप राउरे बता दिले कि खरपतवार के, लेकिन राउरे का खेत बारे पूछली से नहीं बुझालक। अरे भाई, ये तो सोचने की बात है। हाँ। और हमारे किसान भाई भी सोचेंगे कि जब डाला हो गोबर खेत, हाँ, तो समझो खेत, नहीं तो क्या। हाँ। है ना। अच्छा, तो मास्टर जी तब तक अच्छा बता दो कि अगर किसान भाई बहन मैंने बतख पाले खोजबे, हाँ, तो कर प्रजाति, रख रखाव और काला क्यों से लाभ उठाल जा सकेला, सेकर बारे में तनी। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। और हमारे जो झारखंड के किसान भाई हैं, ये कई एक हमारे किसान हैं जो बतख पालन पारंपरिक रूप से करते हैं। और बतख जानते हैं कि बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में अगर आप उन्नत किस्म के, उन्नत प्रजाति के, जैसे एक खाकी कैम्पबेल प्रजाति है, अगर इस प्रजाति के बतख को आप पालते हैं तो उसकी देखरेख कैसे करेंगे, क्या सावधानियां बरतनी है, और इससे आपको क्या क्या आर्थिक लाभ हो सकता है, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, है ना। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है। किसान भाइयों, अधिकतर आप बतख पालन अपने घरों में करते होंगे। आज हम बात करेंगे खाकी कैम्पबेल बतख के पालन एवं उसके लाभ एवं महत्व के बारे में, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर असद हुसैन, पशु चिकित्सा वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, और हमारे सभी किसान भाइयों को भी मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खाकी कैम्पबेल बतख उत्पादन क्या है? खाकी कैम्पबेल जो बतख की एक प्रजाति है, ये इंग्लैंड में 1901 में विभिन्न 3-4 नस्ल को मिलाकर के बनाई गई है। एक उप प्रजाति हुई खाकी कैम्पबेल।
ऐसे मुख्य रूप से जो कैम्पबेल है इसकी 3 प्रजातियां होती है, एक खाकी कैम्पबेल, एक सफ़ेद कैम्पबेल और एक गहरी खाकी कैम्पबेल। तो इन 3 प्रजातियों में खाकी कैम्पबेल ही बत्तख जो है वो अन्य अपनी 2 प्रजातियों की अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक है, अधिक अंडा उत्पादन करती है। और हमारे भारतवर्ष और विशेष करके हमारे झारखंड क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु है, तो इस जलवायु में ये इसका रहन सहन और खान पान अगर उचित दिया जाए तो इससे अधिक उत्पादन अपेक्षाकृत देसी बत्तख की तुलना में होता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई खाकी कैम्पबेल बत्तख को कैसे पहचानेंगे? खाकी कैम्पबेल बत्तख की पहचान है कि अगर ये नर बत्तख है, वयस्क नर बत्तख में आप देखेंगे कि इसकी जो चोंच होती है वो गहरे हरे और काले रंग की होती है, जबकि देसी बत्तख की चोंच आप देखेंगे कि उतनी गहरे काले रंग की नहीं होती है। साथ ही साथ खाकी कैम्पबेल बत्तख के जो शरीर का जो अगला भाग होता है, जैसे गर्दन हो गया, पंख वाले भाग हो गए, पसलियाँ वाली भाग हो गए, उसमें जो है हरे और काले रंग के रोए पाए जाते हैं। और उसके पिछले भाग में पूँछ वाला भाग होता है, उसमें मुख्य रूप से खाकी रंग के उसके जो बत्तख के जो रोए होते हैं या ऊपरी जो बाल होता है वो है। साथ ही साथ खाकी कैम्पबेल बत्तख की प्रजाति में आप हमारे किसान भाई अगर उसको पहचानना चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि उसका जो पैर होता है और पैर के साथ साथ जो पंजा होता है वो हल्के नारंगी रंग का होता है, जबकि हमारे दूसरे बत्तख की प्रजातियों में अपेक्षाकृत ये चीज़ नहीं पाया जाता है। तो ये सब देख करके हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं कि कोई भी जो खाकी कैम्पबेल बत्तख है वो देसी बत्तख की तुलना में जो शारीरिक संरचना और इसकी जो शारीरिक संरचना होती है वो सुडौल और थोड़ा सुदृढ़ होता है। तो इनसे हमारे किसान भाई ये दोनों खाकी कैम्पबेल और देसी बत्तख में तुलनात्मक पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खाकी कैम्पबेल बत्तख जो है वो देसी बत्तख की तुलना में क्या ज़्यादा अंडे देती हैं? ये खाकी कैम्पबेल बत्तख की जो प्रजाति है और ये देसी बत्तख की तुलना अगर करेंगे तो इसमें लाभ की दृष्टिकोण से है किसान भाइयों को इसको पालन में दुगना लाभ होता है। हमारी जो देसी बत्तख जो है वो एक वर्ष में समझिए कि ग्रामीण परिवेश में 60 से 90 तक अंडे देती है, जबकि खाकी कैम्पबेल बत्तख है ये अगर इसको वैज्ञानिक विधि से पाला जाए अर्थात इसका प्रबंधन सही हो, खान पान सही हो, टीकाकरण हो, तो इस स्थिति में ये आपको एक वर्ष में 260 से 300 तक अंडे देती है। और अगर ग्रामीण परिवेश में पाला जाए तो ये बत्तख आप देखेंगे कि 150 से 180, 190 तक अंडे देगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि दोनों परिस्थितियों में अगर ये ग्रामीण परिवेश में पालें या फिर आप उसे वैज्ञानिक विधि से पालें तो दोनों परिस्थिति में वैज्ञानिक विधि में ये 3 गुना अंडे दे रही है, 4 गुना अंडे तक देती है। और ग्रामीण परिवेश में भी खाकी कैम्पबेल बत्तख को अगर पाला जाए तो ये समझिए कि 2 गुना अंडे देती है। अगर हम देसी बत्तख के अंडे का जो रेंज है अगर हम उसे 90 भी रखें तब उस स्थिति में भी ये समझिए कि इसकी तुलना बहुत अधिक है। साथ ही साथ जो खाकी कैम्पबेल जो बत्तख के अंडे होते हैं वो देसी बत्तख के अंडे की तुलना में 15 से 20 ग्राम अधिक वजनी और बड़े होते हैं। इसका जो है सो बाज़ार में इसकी मांग भी अधिक है, इसका मूल्य भी अधिक मिलता है। और साथ ही साथ खाकी कैम्पबेल बत्तख में देखिएगा कि अपेक्षाकृत थोड़ा एक चीज़ है कि इसमें रोग जो है सो वो देसी बत्तख की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, लेकिन अगर इसका प्रबंधकीय कार्य अगर सही रखा जाए और समय समय पर टीकाकरण किया जाए, साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी जाए, पानी की व्यवस्था रखी जाए तो उस स्थिति में ये बत्तख जो है सो बहुत अधिक लाभकारी है। जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो देसी बत्तख है उसकी तुलना में अगर व्यावसायिक तौर पर ये खाकी बत्तख का पालन करते हैं तो कितना लाभ प्राप्त होगा? ये किसान भाई जैसे अगर देखेंगे कि देसी बत्तख की तुलना में इसे करें तो 2 गुना से 3 गुना लाभ आपको खाकी कैम्पबेल मिलेगा। इस प्रकार चूँकि इसका अंडा उत्पादन भी अधिक है, इसमें बढ़ोतरी भी शरीर का अधिक है, बाज़ार में भी इसकी डिमांड अधिक है। अगर हमारे जो किसान भाई हैं एक वयस्क मुर्गी को अगर बाज़ार में बेचने जाते हैं तो देसी मुर्गी का भी दाम बाज़ार में अच्छा मिलता है, 300-400 रुपये मिल जाता है। लेकिन अगर एक उसी तरह अंडा देने वाली अगर एक बत्तख है और अगर खाकी कैम्पबेल बत्तख हो तो बाज़ार में इसका दाम जो है सो 500 के आसपास, 500-600 रुपये जैसा सीज़न हो उस हिसाब से मिलता है। खास करके जाड़े के ऋतु में चूँकि इसके मांस में जैसे कि चिकित्सकीय और अनुसंधान कार्य द्वारा भी पाया गया है कि बत्तख का मांस का जो प्रभाव होता है शरीर में वो गर्म होता है, इसलिए इसके मांस का उपयोग अगर जाड़े के दिनों में किया जाए तो शरीर में ये गर्मी भी प्रदान करता है और उस समय इसकी मांग या बाज़ार में इसकी जो रेट है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो दोनों दृष्टिकोण से, एक तो अगर आप बत्तख को बेचते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ है, बत्तख का अंडा उत्पादन अधिक है, अंडे का वज़न अधिक है। वैसे देसी बत्तख की तुलना में इसके अंडे का वज़न अधिक है और अंडा भी इसका बड़ा होता है, इसलिए देसी बत्तख की तुलना में इसके अंडे का दाम भी अधिक बाज़ार में मिलता है। जो किसान भाई अगर इससे रोज़गार को अपनाए, खास करके वर्षा ऋतु में, क्योंकि ये खाकी कैम्पबेल बत्तख में एक चीज़ ये पाया जाता है कि ये बत्तख के लिए थोड़ा सा भी अगर मान लेते हैं कि एक छोटा 3 फीट बाई 4 फीट का भी एक थोड़ा सा भी गड्ढा करके उसमें पानी रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने शरीर को सिर्फ एक बार
दिन में या एक बार शाम में भिंगाना पसंद करता है। इस बत्तख में एक ये पाई जाती है चीज़। तो इस प्रकार देखेंगे कि किसी भी दृष्टिकोण से इस बत्तख का पालन देसी बत्तख की तुलना में बहुत अधिक लाभकारी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मुर्गी पालन जो हमारे किसान भाई करते हैं उसकी तुलना में उन्नत प्रजाति के बत्तख पालन से क्या लाभ है? मुर्गी पालन की तुलना में अगर जैसे किसान भाई हमारे देसी मुर्गी पालते हैं या अंडा वाली मुर्गी पालते हैं, तो उसी प्रकार अगर जो ये खाकी कैमल जो बत्तख है ये अंडे वाली नस्ल है, लेयर वैरायटी ये है जो अंडा भी देती है, मांस के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ तक किसान भाई देखें कि देसी जो मुर्गी है जो अंडा दे रही है, तो वो उसके मुर्गी का भी अंडा उत्पादन जो है सो साल में आप देखेंगे कि बहुत अधिक भी अगर रहा तो 60, 70, 80 या बहुत अच्छा प्रबंधकीय कार्य रहा तो वो 90 तक जाता है। जबकि अगर खाकी कैमल बत्तख जैसा मैं भी किसान भाइयों को बताया कि अगर इसे वैज्ञानिक विधि से पाला जाए तो एक साल में इसके अंडे का उत्पादन 250, 260 से लेकर के 290, 300 तक होता है। अगर कम ध्यान दे करके घर के पिछवाड़े में जैसे हम लोग मुर्गी पालन करते हैं उस स्थिति में अगर इसको पालन किया जाए तो मुर्गी अंडा वाली मुर्गी की तुलना में बत्तख में जो अंडे उत्पादन होगा उसका जो माप है वो 150 से लेकर के 180, 200 तक का है। तो एक तो अंडा उत्पादन इसका अधिक है मुर्गी की तुलना में। दूसरा है कि इसमें रख रखाव में मुर्गियों में जो खर्च होता है, देसी मुर्गी हो या अगर आप अंडा वाली नस्ल पाल रहे हैं जो लेयर स्ट्रेन कहलाता है, उसकी तुलना में भी इसमें जो प्रबंधकीय कार्य में कम समय देना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें इसको दाना मिश्रण जो है वो मुर्गी पालन की तुलना में ये बत्तख चूँकि अधिकतर समय अपना चर करके उपयोग में लाती है, इस प्रकार इसमें दाने में भी जो अंडा वाली मुर्गी है लेयर स्ट्रेन जिसको बोला जाता है उसकी तुलना में ये कम इसमें प्रबंधकीय कार्य में कम समय है, कम खर्च है। तो आप देखें कि निश्चित रूप से जहाँ पे खर्च कम हो रहा हो, अंडा उत्पादन अधिक हो, मांस की बढ़ोतरी अधिक हो, तो निश्चित रूप से ये किसान भाई देख पाएंगे कि ये मुर्गी पालन की तुलना में भी खाकी कैम्बेल बत्तख पालन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। किसान भाइयों, तो आशा करते हैं आप डॉक्टर असद हुसैन द्वारा दी गई जानकारी का लाभ प्राप्त करेंगे और अपने घर में खाकी कैम्बेल बत्तख का पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी हमार तो सवाल का जवाब हो गया, बत्तख के बारे में इतना बढ़िया जानकारी मिल गया कि हमारे किसान भाई बहन में जरूर कर फायदा उठावे। और जो धान के बारे पूछ ली, धान खेत के बारे सिकरो हो गया, बाकी राउर जे ही रहे खेत वाला से नहीं बुझाला। अरे भाई ये तो बहुत हमारे किसान भाई आसानी से समझ जाएंगे, है ना। और हम इसको बता भी देते हैं अपने किसान भाइयों को, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर डाला हो गोबर खेत तो समझो खेत, नहीं तो बालू रेत, ये कहा है हमारे बड्डरी जो है उनकी कहावत है और काफ़ी मशहूर है। अच्छा। और ये बताता है कि हमको अपने खेतों में खाद की कितनी ज़रूरत है, सही है ना। मास्टर जी, नहीं तो एकदम बालू हो गई, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार की ढेर सारी जानकारियाँ हम किसान भाइयों आपको हमेशा देते रहेंगे, लेकिन इस समय वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। तो विदा लेने से पहले आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आप हमें ख़त ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जब ख़त लिखेंगे तो हम आपके कार्यक्रम को ज़्यादा बढ़िया बना सकेंगे। और खत लिखने के लिए हमारे घर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो रावरे कर खत कर हमेशा इंतजार रहेला, जरूर लिखू और अपन सवाल अपन सुझाव दे जरूर। और किसान भाइयों पानी बचाइए, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। इसी संदेश के साथ आज इस कार्यक्रम को यहीं पर देंगे विराम। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जो है